Hello and good morning to everyone. My name is Alok Sharma and you are watching Ficon classes. Let's hit the concepts. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर एडिशन के बारे में। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि वेक्टर एडिशन आता किसके अंदर है। ठीक है, वेक्टर के ऑपरेशंस होते हैं जिसे हमें अलग से पढ़ना होता है। लाइक मैथमेटिक्स में हमने ऑपरेटर्स पढ़े ना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये नॉर्मल अलजेब्रा में जो भी चीजें वैलिड होती थी वो किसके लिए वैलिड होती थी? स्केलर क्वांटिटीज के लिए। ठीक है, नॉर्मल अलजेब्रा किसके लिए वैलिड था? स्केलर क्वांटिटीज के लिए। लेकिन व्हेन इट कम्स टू वेक्टर, तो इसमें जो ऑपरेटर्स यूज किए जाएंगे, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, उन्हें यूज करने का तरीका यहाँ पे मैथमेटिक्स इज गोइंग टू बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल वन। ठीक है, जो पहले जो ऑपरेशंस जिस तरीके से हम किया करते थे उसी तरीके से वेक्टर के लिए भी यूज कर लें, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वेक्टर इज हैविंग सम डायरेक्शन ऑल्सो। ठीक है, तो अब वेक्टर एडिशन और वेक्टर मल्टीप्लीकेशन दो बात आ जाती है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों हम लोग एक ही चीज में पढ़ लेंगे, वो कैसे होता है वो मैं तुम्हें समझा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा मल्टीप्लीकेशन है एंड देन डिवीजन होना चाहिए था, राइट? क्योंकि यहाँ पे चार तरीके होते थे ना स्केलर के, चार ऑपरेटर्स हम पढ़ते थे। उसी तरीके से वेक्टर में डिवीजन भी होना चाहिए था, बट डिवीजन हम लोग नहीं पढ़ते हैं। वाई? बिकॉज डिवीजन ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई वेक्टर बी, दिस इज नॉट डिफाइंड। दिस इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन नहीं किया गया है। दो वेक्टर को एक दूसरे से डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, इट इज नॉट डिफाइंड। तो हमें तीन ही चीजें पढ़नी है, तो तीन में भी एक्चुअली दो ही चीजें। अगर एडिशन समझ में आता है तो सब्सट्रैक्शन इज एग्जैक्टली सेम थिंग। ओके, ठीक है, चलो बढ़ते हैं जियोमेट्रिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में। तो देयर आर बेसिकली टू वेज, एक जियोमेट्रिक होगा और एक होगा एनालिटिक। ऐसा अपने टॉपिक में भी देख रखा होगा, हेडिंग में मैंने यही दे रखा है। ठीक है, तो जियोमेट्रिकल मेथड में अगेन देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरे वाले को हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो चलो इसमें कैसे किया जाता है थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सिमट अप कर दूं, हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। अब मान लो कि तुम्हारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दिख रहा है? तो ये देखो डायरेक्शन, जो ये थीटा किसी अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से तुम इसे थीटा ले लो तो थीटा 1 थीटा 2 आर नॉट गोइंग टू चेंज। ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का। तो अब तुम्हें अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी या कह लो उसका रिजल्टेंट निकालना हो तो द मेथड सेज दैट पहले एक वेक्टर, कोई सा एक वेक्टर ड्रॉ कर लो। मान लो तुमने वेक्टर ए ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये वेक्टर ए ड्रॉ करने के बाद तुम्हें करना क्या है कि वेक्टर ए के हेड एंड से क्या करना है? वेक्टर ए के हेड एंड से दूसरा वेक्टर स्टार्ट करना है विद द सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन बिल्कुल बदलना नहीं चाहिए, ऐसे बना लिया तो ये वेक्टर बी बन गया। अब इसका रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी ये तीसरी लाइन जो इस ट्रायंगल को कंप्लीट करेगी, लेकिन अब सवाल मन में ये उठ सकता है कि सर ये लाइन तो बन गई लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा? लाइन तो बन गई लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन के लिए ये बताया गया है कि अगर ए और बी इस तरीके से जुड़े हैं, अगर दो वेक्टर इस तरीके से जुड़े हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्रोड्यूस कर रहे हों, तो जो वेक्टर ए प्लस बी होगा उसे हम उसका यूज करके हमको ट्रायंगल को क्लोज करना है एंड दैट डायरेक्शन शुड बी अपोजिट ऑफ ए बी डायरेक्शन। समझ में आ रही बात? तो ये अपोजिट है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने बंद कर दिया। समझ में आ रही बात? तो यही चीज यहाँ पे भी की गई है। ओके, चलो अब दूसरा तरीका देखते हैं, पैरेललोग्राम लॉ या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है कि एक वेक्टर हमने बना दिया, वेक्टर ए मान लो ऐसा है, वेक्टर ए बना लिया। अब वेक्टर बी कैसे बन रहा है? वेक्टर बी देख लो, ये इस तरीके से है ना, यहाँ पे वेक्टर बी, ये वेक्टर बी बना लिया अपन ने। तो यहाँ पे दोनों के टेल एंड्स को एक जगह पे रखा जाता है। ठीक है, अब टेल एंड्स को एक जगह पे रखने के बाद क्या किया जाता है उसे सोचना है थोड़ा सा। बी के हेड एंड से एक पैरेलल लाइन खींचो जो कि ए के पैरेलल हो। ठीक है, उसी तरीके से ए के हेड एंड से एक पैरेलल लाइन खींचो जो कि बी के पैरेलल हो। तो ये इस तरीके से पैरेलल लाइन खींच लिया। अब यहाँ पे आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को तुम्हें बना देना है। क्या करना है? अब तुम्हें ज्वाइन कर देना है ये टेल एंड जो कॉमन था वहां से ये क्या कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट को जोड़ देना है। तो ए प्लस बी वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर लगाना ना भूलें, वेक्टर। ठीक है,
तो a प्लस बी वेक्टर ये वाला मिल जाएगा। तो इसका डायरेक्शन अगर तुम्हें देखना है तो a से इसका डायरेक्शन यही है, ठीक है। तो चाहे थीटा बोल लो, यहाँ पे इन्होंने अल्फा कहा है तो अल्फा लेना है तो अल्फा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, जो लेना है ले लो। समझ में आ रही बात? दो तरीके समझ में आ गए। तो ये कौन कौन से तरीके थे? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, इसमें बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं है। अब हम एनालिटिकल मेथड में जाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें एनालिटिकल मेथड का आना जरूरी है, क्योंकि हमेशा हमारे पास क्या है कि ज्योमेट्री बॉक्स तो होता नहीं है, और होता भी है तो कौन यूज करना चाहता है यार ज्योमेट्री बॉक्स 25 बार, है कि नहीं? ठीक है, तो चलो एनालिटिकल मेथड यूज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एनालिटिकल मेथड। तो फिर से वही एग्जांपल लेते हैं। वेक्टर a है हमारे पास और वेक्टर b है, such that the angle between a and b is given as theta. Angle between a and b is taken as theta. तो हमें निकालना है कि ये OS that is the resultant vector, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा एज वेल एज डायरेक्शन क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए अगर तुम ये लेंथ पता कर लो तो तुम्हें मैग्नीट्यूड पता चल गया, करेक्ट और नॉट? क्योंकि लेंथ ही तो मैग्नीट्यूड देता है। और डायरेक्शन के लिए अगर तुमने ये बीटा फाइंड आउट कर लिया तो तुम्हें डायरेक्शन भी पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ पे आंसर्स किस तरीके से आने चाहिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ r इज गोइंग टू बी अंडर द रूट ऑफ a square plus 2ab cos theta plus b square, where a is the magnitude of vector a, b is the magnitude of vector b, and theta is angle between a and b. ठीक है, उसी तरीके से बीटा एंगल जो निकलेगा वो tan इनवर्स ऑफ b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा निकलेगा। तो ये तो रिजल्ट्स हैं। अब ये आए कैसे, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे देखो, ये ट्रायंगल को बड़े ध्यान से देखना जब मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये डायग्राम बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा देखते हैं। इन ट्रायंगल एसपीएन तुम्हें दिखाई दे रहा है, एसपीएन ट्रायंगल में अगर तुम देखो तो एसएन साइड को क्या लिखा जा सकता है? एसएन साइड को क्या लिखा जा सकता है? ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी है ना, ये लेंथ है तो बी रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मुझे एसएन लिखना है तो दिस शुड बी बी का कौन सा कंपोनेंट? साइन ना, साइन कंपोनेंट हो जाएगा, और ये वाला कॉस कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये बी कॉस हो जाएगा, ये बी साइन हो जाएगा। तो एसएन और पीएन तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो आ जाते हैं ट्रायंगल ओएसएन में। ओ देखो, ये ओ एस और एन, तो ये बड़े वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। ओएसएन में अगर देखें तो देखो मैग्नीट्यूड ये वाला तो आर है, ये वाला ए प्लस समथिंग है, और ये वाला बी साइन थीटा है। ठीक है, तो देखो आर को कैसे लिख सकते हैं हम? ओ एन, पहले तो देखते हैं ओ एन क्या है। ओ एन क्या है? ये यहां से ओ से एन तक का मैग्नीट्यूड देखो, ओपी मैग्नीट्यूड प्लस पीएन मैग्नीट्यूड होना चाहिए ना। ओपी का मैग्नीट्यूड क्या है? ए है, तो ए लिख दिया। पीएन का मैग्नीट्यूड क्या है? बी कॉस थीटा, जो कि अभी निकाला था, करेक्ट, तो बी कॉस थीटा लिख दिया। और ओ एस का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। अब यहीं पे अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ओ एस स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर। अब यहाँ पे ओ एस, ओ एन और एस एन की वैल्यूज हम पुट करते हैं। आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी कॉस थीटा, ओ एन की जगह में क्या लिखा जाएगा? ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात? इसको स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन किया जाए तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा ये बन गया, प्लस ये वाला क्या हो गया? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो तुम्हारे पास बी स्क्वायर मिल जाएगा। वाई? बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज, बताओ क्या होता है? सर ये तो सभी को मालूम है, 1 होता है। ठीक है, तो 1 है तो फिर निकाल लिया, तो बचा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये बच गया ना। अब r का स्क्वायर था तो स्क्वायर को इस साइड में अगर स्क्वायर हटाना हो तो अदर साइड में क्या करना होगा? अंडर द रूट लेना पड़ेगा। तो अंडर द रूट ले लिया, तो ये वाला आंसर आ गया, जो कि r का हमें चाहिए था मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब tan बीटा को देखो कैसे लिखा जाएगा? tan बीटा, यहाँ पे आओ। tan बीटा के लिए देखो ये एसएन साइड डिवाइडेड बाई ओ एन साइड, यही तो होगा ना tan बीटा का। तो एसएन साइड इज बी साइन थीटा, ये दिख रहा है ना एसएन साइड, और ओ एन साइड क्या था? ए प्लस बी कॉस थीटा था, ए प्लस बी कॉस थीटा था। तो ये tan बीटा इज इक्वल टू ये आ गया। अगर तुम्हें बीटा लिखना हो तो tan को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। समझ में आ रही बात? जो कि ये वाला आंसर है। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है। एक बार खुद से ट्राई करो, फिर से बनाओ, है ना? समझ में आ रही बात? चलो, तो ये एनालिटिकल मेथड था
टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर कभी भी निकाल रहे हैं, a प्लस बी को ही रिजल्टेंट वेक्टर कहा जा रहा है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? ये वेक्टर a प्लस वेक्टर b है। वेक्टर a प्लस वेक्टर b निकालना है तो तुम्हें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b निकालना होगा एज वेल एज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन बीटा से मिल रहा है और मैग्नीट्यूड r से मिल रहा है। समझ में आ गई बात? चलो एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो। अब देखो प्रॉब्लम ऑन वेक्टर एडिशन यहाँ पे मैंने बना दिया है। वेक्टर a दे दिया, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड दिया है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ एंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स थीटा इज गिवन एज 60 डिग्री। देन फाइंड आउट a प्लस b। तो a प्लस बी फाइंड आउट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वेक्टर a देखो, अगर वेक्टर a मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला डायग्राम दिख रहा है, ये वाला सेम कलर हो जा रहा है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि समझाने में आसानी हो जाए। तो ये वेक्टर a, ये अगर वेक्टर a तुमने बना लिया और इसका मैग्नीट्यूड क्या था? 4 था, और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड 3 है, तो थोड़ा सा लेंथ जो है कि कम कर लेंगे और एंगल कितना होना चाहिए? एंगल इज दी 60 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री लेके मैंने b बना लिया। ठीक है, तो असल में क्या होना चाहिए? अगर मैं ट्रायंगल लॉ यूज कर रहा हूं तो एक बार a बना दिया, एक बार b बना दिया, यहाँ से कहां से? हेड एंड से बना दिया, और ये अपोजिट डायरेक्शन में जब इसे ज्वाइन कर लूंगा तो ये मुझे a प्लस बी मिल जाएगा। ये तो ठीक है। ये बनाने के बाद तुम्हें फिर स्केल से मेजर करना पड़ेगा कि ये लेंथ क्या है, फिर ये एंगल मेजर करना पड़ेगा। तो ये तो ठीक है, ये तो ग्राफिकल मेथड हो गया, ये तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा और पता नहीं सही आएगा गलत आएगा क्योंकि एरर बहुत होता है। लेकिन एनालिटिकल मेथड से हमें एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? हमें फॉर्मूला पता है, r इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। a की वैल्यू दी हुई है 4, b की वैल्यू 3 और 2ab cos थीटा। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो इसे सॉल्व करते ही हमें मिल जाएगा r इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 37। ठीक है, तो जो भी यूनिट हो, यूनिट तो देखा जाएगा जो भी है ना, जो जिस भी वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात चलती होगी उसी का यूनिट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो अब डायरेक्शन के बारे में कैसे सोचा जाए? तो डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला हमें पता है, tan बीटा इज इक्वल टू b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा, है ना। तो देखो b की वैल्यू 3 है, sin 60 4 प्लस 3 इंटू cos 60। इसे जब सॉल्व किया जाएगा तो आंसर आ जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू 3√3 डिवाइडेड बाय 11। तो बीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 3√3 डिवाइडेड बाय 11। समझ में आती है बात? तो बहुत ही आसान सा टॉपिक था, ये हमने पढ़ लिया है। और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, यहाँ पे देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ लिया है। कल की क्लास में हम वेक्टर सब्सट्रैक्शन देख लेंगे कि कैसे होता है। जस्ट एकदम बहुत ही सेम चीज है, ऑलमोस्ट सेम चीज है। और मल्टीप्लीकेशन के बारे में सोचेंगे कि वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से होता है। वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन 2 तरीके से होते हैं, पहले तुम्हें बता दूं। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट, और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो कोई एक टॉपिक उठा के हम लोग पढ़ लेंगे कल, डॉट प्रोडक्ट शायद पढ़ लेंगे और सब्सट्रैक्शन को भी थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, चलो तो फिर बढ़िया से पढ़ते रहो। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? अगर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत लग रही है, तुम्हें लग रहा है कि यार सर ऐसे पढ़ा दो या वैसे पढ़ा दो, तो थोड़ा सा तुम मुझे आइडिया दे सकते हो। अदरवाइज अगर ऐसे समझ में आ रहा है तो इट्स वेल एंड गुड। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।